तो हम लोग उस इससे प्रीवियस वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने रिफ्लेक्शन सारा कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर 1। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अब हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। इस फर्स्ट वाले लेक्चर में था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो इसका सबसे मेन कॉज है ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एट इंटरवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू एन अदर। Speed of light decreases as the beam of light travel from rarer medium to denser medium. इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइट रे है, और जैसे ही ये ऊपर वाला जो मीडियम है रेयर मीडियम है, सपोज ऊपर वाला जो मीडियम है ये है एयर। ओके, और ये डेंसर मीडियम है, सपोज ये है वाटर। तो क्या हुआ, जब लाइट रे एयर से वाटर में आई तो देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है, इसकी तरफ ये बेंड हो गई, और इसी लाइट के बेंड होने के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, और अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ये अपने ओरिजिनल पथ पे ऐसे जाता, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस तरह से ये रिफ्रैक्ट हुआ है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर में होगा तो क्या होगा। जब ऐसे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या होगा, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगा और दूर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारा लाइट। ओके, ये है हमारा इंसिडेंट रे, और इस तरह से मीडियम यहाँ पे ये मीडियम सेपरेशन लेयर है, और यहाँ पे मान वो ये वाटर है, मान डेंसर है, और ये एयर है, हमारा ये रेयर है। ओके, तो क्या हुआ इसमें, ये अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे जाता अपने ओरिजिनल पाथ पे, बट मीडियम चेंज होने की वजह से, रेयर मीडियम की वजह से ये जो है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन द light travel from rarer to denser it bends towards normal after refraction. Okay, some commonly observed phenomena due to refraction. ये क्या होता है, ये देखते हैं। The stone at the bottom of the water tube appears to be raised. एक वाटर ट्यूब में स्टोन होता है, वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये जो फेनोमेना होता है ये हमें रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। दूसरा, a fish kept in the aquarium appears to be bigger than the actual size. और एक जो फिशेस होते हैं एक्वेरियम में ये हमें बड़े दिखाई देते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तीसरा, द पेंसिल partially immersed in the water appears to be displaced at the interface of the air and water. जब हम पेंसिल को वाटर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो है ये बेंड हुआ है, मतलब ये बेंड लगता है कि पेंसिल बेंड हुआ है, बट ऐसा रियल में नहीं होता है, वो बेंड नहीं रहता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
तो ये KLMN ये ग्लास स्लैब है। ओके, AO इंसिडेंट रे है और इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ से फिर से चूंकि ये जो है ये डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और फिर से ये डेंसर मीडियम है, फिर डेंसर से फिर एरर में गया तो फिर ये वापस फिर ये नॉर्मल से ज्यादा दूर चला गया। ओके, और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें डिफरेंट एंगल्स है। ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है और ये हमारा E है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब फाइनली ग्लास स्लैब से बाहर निकलने के बाद जिस एंगल से नॉर्मल के साथ हमारा रिफ्रैक्टेड रे निकलता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको E से डिनोट करते हैं। ओके, और इस तरह से अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होता वो ये होता। और इस तरह से ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इसको L से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल पाथ से वो कितना परपेंडिकुलरली शिफ्ट हुआ है। उसके बाद इसमें एक नोट है कि अगर when a light ray incident normally to the interference of the two medium it will be go straight without any deviation। मतलब कि अगर अगर ये एयर है एक मीडियम, दूसरा वाटर है, अगर इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइट हम लोग भेजेंगे तो ये सीधा परपेंडिकुलरली ये बिना डाइविएट होते हुए ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ये क्या होता है, सिंपल सा एक लॉ है। इसमें क्या होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द interface of the two transparent medium at the point of incidence all in the same plane। मतलब कि अगर लाइट रे एक मीडियम से एयर वाटर दूसरे मीडियम में जाती है ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। दूसरा, the ratio of the sine of the angle of incidence is the sine of angle of refraction is constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो I है इसका साइन I by sin R equals to constant। ओके, एंड इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, एंड for the given color and the pair of medium, this law is also known as Snell's law। इसको Snell's law भी बोलते हैं। Snell's law, sin I by sin R equals to constant। Okay, constant n is the refractive index of the given pair of medium। It is mu or n। It is also denoted as mu or n। It is the refractive index of the second medium with respect to the first medium। That is mu sin I by sin R equals to n2 upon n1। It is written as n21। And then
Refractive index. Let's discuss refractive index. The refractive index of the glass with respect to air is given by the ratio of the speed of light in air to the speed of light in gas. Okay, so it is nu. Nu stands for refractive index, G. Glass upon air, that is C upon V. And the speed of light is vacuum is 3.3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in air is marginally less compared to that in medium. मतलब कि वैक्यूम में ज्यादा होता है और और एटमॉस्फेयर में कम होता है. Refractive index of air with respect to the glass is given by NAG, air by glass. Speed of light in glass, speed of light in air. We will discuss these things when we will cover the numericals. Okay, and this is the important thing. The absolute refractive index of a medium is simply called as refractive index. Speed refractive index nu n equals to nu m equals to speed of light in air divided by speed of light in the medium. Refractive index of water with respect to air is 1.33 and refractive index of glass is nu g 1.52. This is the two terms are important. Okay, then we can discuss about a spherical lens. Lens, what is lens? A transparent material bounded by the two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. There are the two types of lens. The first one is convex and second one is concave. Okay, and like the term related in the mirrors, there are some common terms are. The basically few terms are there are the principal axis, first focus, second focus, center of curvature, optical center, radius of curvature. Okay, these are formed by the two spheres. So they have the two radius of curvatures as well. They have two centers or center of curvature. And these terms are center of curvature, and the few terms are center of curvature, principal axis, optical center, apertures, and the focus of the lens. Same as it is very similar to the very similar to the mirrors. Okay, so let's discuss concave lens. Convex lens converges to the point on the principal axis denoted by the principal focus. Focus length, beam of light parallel in principal axis after refracting from. What is the focus of the concave lens? Appears to diverge from a point on the principal axis known as principal focus. Tips to drawing ray diagram. This is important. So parallel rays passes through the principal focus, appears in this is for the convex and this is for concave. Okay, it seems to be coming from the principal focus. The second one, if it passes from the focus, it will after conversion it becomes parallel to the principal axis. Same in the concave. Okay, and when it passes from the optical center, no changes in the direction.
Now, image formation by the convex lens with the various position of the object. Okay, the first is object at infinity. So the rays from the infinity comes parallel. So parallel rays goes from focus. So image position of the image at f2. Okay, and nature of image is real and inverted, and it is point size image. Okay, so the second is beyond 2f2. Okay, and the f1 is the first focus, and 2f1 is double distance from this double distance from focused. It is double to the f2. To f2 it is suppose it is 5, then it is 5, total 10. Okay, centimeter. Difference between O and f1 is equals to the f1 and 2f1. Okay, so position of the image between. Okay, so let make the रे डायग्राम बनाते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो पैरेलल पास करते हैं, तो ये क्या होता है, ये फोकस से होके जाता है और ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, और ये सेम इसी पथ पे, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि f2 और 2f2 के बीच में हमारा इमेज बन जाता है। और इस तरह से पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया f2 एंड 2f2, और इसका साइज स्मॉल होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा जब 2f1 पे होगा तो पैरेलल पास करते हैं, तो ये f2 से पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, और ये 2f2 पे, मतलब अगर 2f1 पे होगा तो 2f2 पे बनेगा। साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा एंड रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चौथा केस क्या है, हम लोग अनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। अब f1 और 2f1 के बीच होगा, तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल पास करेंगे, ये फोकस से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और इस तरह से ये ये कहाँ पर, यहाँ कहाँ मिला, बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के पीछे। इस तरह से जो इमेज बना है ये होगा इनलार्ज इमेज हुआ है, रियल और इन्वर्टेड बना है। पांचवा केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट f1। अब क्या होगा, f1 पे होगा, तो ये यहाँ से इसको पैरेलली पास करते हैं, तो ये वो f2 से होके जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से, और इस तरह से दोनों पैरेलल है। ये कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनिटी में मिलेंगे। इन्फिनिटी मिले तो हाईली इनलार्ज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस है, ये स्पेशल केस है जिसमें हमें इमेजिनरी इमेज मिलता है, और ये कहाँ पे है, ये है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से पैरेलल पास करेंगे तो f2 से जाएगा, और इस तरह से यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ऐसे ही जाएगा। बट इस तरह से ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल तो ये कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये रियल इमेज इसमें नहीं बन रहा है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और इस तरह से पीछे एक्सटेंड करने के बाद इस तरह से हमें एक वर्चुअल इमेज मिलता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और इस केस में जो इमेज होगा वो क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। ओके, उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में सेम वैसे ही है कि ये पैरेलल रेज आएगा तो वो हमें फोकस से आता हुआ दिखेगा, और दूसरा जो है दूसरा क्या है, दूसरा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सीधा ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं। जब
जब इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी पे सिंपल सा होगा, जब इन्फिनिटी से पैरेलल आता है तो ये इस तरह से ये डाइवर्ज होगा, इस तरह से डाइवर्ज होगा। बट यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो लगेगा कि यार कहीं से आ रहा है, यहाँ पे भी ये लगेगा कि यहाँ से कहीं से फोकस से ही आ रहा है। इस तरह से क्या कहाँ पे बनेगा, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया F1, साइज ऑफ द इमेज इज हो गया हाईली डिमिनिश्ड, इस हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। और नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा क्या होगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा इस केस में हम लोग एक पैरेलल पास करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, हमें लगेगा कि ये कहीं से फोकस से आ रहा है। और इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ बिना डाइवर्ट होते हुए निकल जाएगा, और इस तरह से इसका हमें इमेज यहाँ पे मिलेगा। और इस तरह से जो इमेज बनेगा ये काफी छोटा बनेगा, और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल तो ये मिला नहीं, और इरेक्ट होगा। और पोजीशन ऑफ इमेज होगा एंड F1 एंड O, मतलब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से उसी तरह से होता है जैसे कि हम लेंस में देख चुके हैं। क्या होगा, इस एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, नीचे जो भी होगा निगेटिव होगा। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट के ऑपोजिट में डायरेक्शन में लिया गया ये निगेटिव होगा। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में एक हमें रिलेशनशिप देता है, ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v 1 - 1/u। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले भी हम लोग इसमें देख चुके हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, hi होता है, और ये होता है ho, मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हो जाएगा m इक्वल्स टू हो जाएगा HO/hi। ओके, और ऑल्सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, जब हम सिमिलरिटी ट्रायंगल का यूज करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि m इक्वल्स टू होता है v/u होता है, और दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमें हो जाएगा m इक्वल्स टू hi/ho इक्वल्स टू v/u। इस तरह से if magnitude of m is greater than 1, image is magnified equals to 1 same size, and less than 1, image is diminished। अब कुछ चीजें हैं, अब साइन कन्वेंशन का यूज करके हमें ये कुछ चीजें हैं कि साइन हम लोग कैसे लेंगे। तो इस मामले में जो फर्स्ट चीज है वो है फोकल लेंथ जो होगा वो कन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और कनकेव लेंस में होगा ऑलवेज निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि होता है साइन कन्वेंस, और कन्वेक्स लेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है इस साइड होता है, और रे भी ऐसे ही आती है। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इसका जो फोकस होता है प्रिंसिपल फोकस वो इधर होता है, मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ हम लोग डिस्टेंस पास कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से टू क्या सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। कनकेव केस में ये निगेटिव होगा। निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या होता है, ये होता है ऐसा, ये रे इस तरह से डाइवर्ट होता है, मुझे लगता है यहाँ लगता है डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट है, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसलिए निगेटिव होता है क्योंकि रे का डायरेक्शन इस साइड में होता है, डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अपोजिट साइड। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यू भी निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब उस समय हम लोग लेंगे।
उस समय हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। पावर ऑफ द लेंसेज क्या होता है? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस of light ray achieved by a lens is known as power of the lens. It is defined as the reciprocal of the focal length represented by P. P equals to होता है 1/f and if focal length जो होता है वो होता है in meter. In meter, this is very very important. हमेशा focal length मीटर में हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट ऑफ पावर इज diopter. Diopter it is denoted by D. Okay. One diopter क्या होगा? It is the power of the lens whose focal length is 1 meter. One diopter क्या होगा? It is the power of length whose focal length is 1 meter. Power convex lens और converging lens is always positive. Convex lens का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कनकेव लेंस ये हमेशा निगेटिव होता है। और if any instrument having the many lenses the net power is P1 plus P2 plus P3। okay, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे के लिए। तब तक के लिए रिफ्लेक्शन और इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ सेफ डे, टेक केयर, बाय बाय।